टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में पर्यावरण अध्ययन के मॉडल सेट 9 को लेकर आए हैं, तो सभी साथी चैनल से जुड़ जाइए और आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो अंतिम तक बने रहिए। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बेतला नाम पहले लिख लीजिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, नेशनल पार्क कहाँ है? वो है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। झारखंड आप जाइएगा तो एक लातेहार, दो नाम याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा लातेहार और एक याद रखिएगा पलामू। काफी जंगली इलाका है दोनों, ठीक है, दोनों लातेहार और पलामू दोनों याद है। और इसी जंगली इलाके में है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ है ये? झारखंड में। आपको जानकर यह काफी आश्चर्य होगा कि 1932 में जो टाइगर बाघ के लिए जो विश्व की पहली बाघ जनगणना हुई थी 1932 में, तो यहीं से हुई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 1932 में बाघ की जनगणना की शुरुआत हुई थी 1932 में। इधर जो टाइगर प्रोजेक्ट आपका, टाइगर प्रोजेक्ट अलग चीज है, याद रखिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 वो अलग चीज है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 जिसमें कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन के रूप में जाना जाता है। लेकिन 1932 में जो पहले बाघ का जो गणना आरंभ हुआ था, तो वही बेतला राष्ट्रीय उद्यान से हुआ था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और जान लीजिए, थोड़ा सा समय देंगे आप लोग तो और भी सीख लीजिए एक चीज और। देखिए नाम से ही स्पष्ट है बेतला, इसमें क्या क्या पाया जाता है ये देखिए, BETLA, एकदम इसको याद ही रखिए। बेतला, बी से बाइसन जिसको कहते हैं जंगली भैंसा, ई से एलिफेंट जिसको कहते हैं हाथी, टी से क्या हो गया? टाइगर मतलब बाघ, ठीक है। एल से क्या हो गया? लियोपार्ड मतलब तेंदुआ। और ए से क्या हो गया? तो एक्सिस डियर, एक्सिस डियर मतलब हिरन। तो ये जो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये मेन 6 चीजों को लेकर है, ठीक है। तो याद रखेंगे, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड और एक्सिस डियर। क्लियर है? काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। प्रश्न संख्या एक के बाद प्रश्न संख्या 2। दो क्या कहता है? झारखंड के किस जिला में पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है? याद रखेंगे, झारखंड के साहेबगंज जिला, साहेबगंज जिला में उधमा प्रखंड है, उधमा प्रखंड, ठीक है, उधमा प्रखंड है। और एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य, झारखंड का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है, याद रखिएगा, उधमा, ठीक है, उधमा प्रखंड, साहेबगंज जिला, झारखंड में है पक्षी अभ्यारण्य। याद रहेगा, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पर। चलिए 3 नंबर क्या कहता है? नॉट लिटी सीधे निर्भर है। अब आपके दिमाग में सर नॉट लिटी है क्या? कुछ नहीं है। नॉट लिटी, नॉट लिटी, ठीक है। नॉट लिटी का मतलब क्या होता है? जन्म दर। क्या होता है? जन्म दर। नॉट लिटी मतलब क्या होता है? जन्म दर। यही आपका लिख देता मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? मृत्यु दर। अब आपका पूछ क्या रहा है कि नॉर्टलिटी सीधे, तो जन्म दर किस पर निर्भर करती है? तो जनसंख्या का जन्म दर किस पे निर्भर करती है? जन्म दर किस पे निर्भर करती है? जन्म दर पे निर्भर करती है। नाम से ही स्पष्ट हो गया, ठीक है। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्टलिटी मतलब जनसंख्या का जन्म दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। एड्स का संचरण होता है, तो आप लोगों ने HIV वायरस का नाम सुना होगा। HIV वायरस, इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा, वो वायरस होता है, ठीक है। HIV वायरस उसी को कहते हैं, ठीक है। किससे होता है? हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, रक्त ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? B+C, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए वायरस की वजह से होता है। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। तो जो भी साथी सक्षमता परीक्षा से जुड़े रहना चाहते हैं, आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पे आपका नंबर है, काफी समय बचा हुआ है, तो आप लोग को ऑनलाइन लाइव क्लासेस तो मिल ही रहे, क्योंकि आपके कम समय है तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ सभी के एकदम मास्टर नोट्स मिल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल रहे हैं, जो आप लोग अगर उसको पढ़ लेते हैं तो पास करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये नोट्स मिल रहे हैं और काफी कम शुल्क में मिल रहा है आप लोग को। तो ये नंबर आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, 9709124019। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। चाहे नोट्स ले लीजिए, रिकॉर्डेड क्लास ले लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट लीजिए, सब सुविधा आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है, वो क्या करता है? वैश्विक स्तर पे जांच करते रहता है कि क्या क्या चीजें। तो और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के ही द्वारा विश्व जैव विविधता की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 22 मई को। कब की गई थी? 22 मई को। सर ऑप्शन में 22 मई नहीं है, आप 23 मई के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को ही आरंभ किया गया था, याद रखिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस। क्लियर है? याद रहेगा।
चलिए 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6, जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं है। अब है क्या ये जैविक संसाधन? तो हम तो इतना ही समझते, एक लिख दीजिए जैविक और एक लिख दीजिए अजैविक। अजैविक तो मतलब जिसमें जान है, जिसमें जान है मतलब जीवन है, जीवन है। और इसमें जीवन नहीं होगा, अजैविक है तो जीवन नहीं होगा। अब यहां से देखते हैं हम लोग, वन है, जीव जंतु है, चारागाह, ये तीनों में क्या है सर? जीवन है। तीनों क्या है? सजीव है। और क्या है? अजैविक, निर्जीव होगा। तो खनिज आपका क्या है? खनिज आपका निर्जीव है, मतलब यह अजैव है। ठीक है, आपका पूछ क्या जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं है, तो खनिज सम्मिलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह निर्जीव है, यह अजैविक संसाधन में आ जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पर। चलिए 7 नंबर देखिए क्या कहता है, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह कथन किसका है? याद रखेंगे, नाम है, इसको तो याद रखने की चीज है, तो फिटिंग याद रखिएगा। इन्होंने ही कहा था कि पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग, मतलब पर्यावरण में ये सभी संगठन शामिल होते, चाहे वो जैव शामिल हो, अजैविक घट संगठन शामिल हो, दोनों मिलकर ही पर्यावरण परिवेश का निर्माण करते हैं। किसने कहा था? फिटिंग जी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या करते हैं, बहुत सारे माइनर खनिज संसाधन हम लोग क्या करते हैं, नीचे से निकालते हैं, तो उससे क्या होती है? वन संपदा नष्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक है। वन काटते हैं तो नीचे से हम लोग उत्खनन करते हैं, वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है उसकी वजह से, और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। इसके बाद उपयुक्त सभी क्रियाएं होती है। तो क्या हो जाएगा? उत्खनन का पर्यावरण पे क्या होता है? कंप्लीटली इफेक्ट पड़ता है इन ऑल सेक्टर्स। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 8 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर। सभी साथी चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। 9वां देखिए, औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंडस्ट्री, औद्योगिकरण क्या? उद्योग लगाना। उद्योग लगाते, फैक्ट्री लगाते तो क्या होता है? वायु प्रदूषण में वृद्धि होता है, ध्वनि प्रदूषण में, जल प्रदूषण में, सभी प्रदूषण में वृद्धि होता है। जब इंडस्ट्री लगता है तो वहां के आसपास क्या होते हैं? हवा में वायु प्रदूषण हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है, क्योंकि जल काफी मात्रा में वहां पे, जब भी इंडस्ट्री खुलेगी तो जल की तो जरूरत होगी, उसको भी याद रखेंगे। तो ऑटोमेटिक है कि आपका उपयुक्त सभी प्रदूषणों में वृद्धि हो जाती है। चलिए 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं? अक्षय, अक्षय, अक्षय का मतलब अक्षय कुमार नहीं, अक्षय मतलब क्षय नहीं होने वाला, क्षय नहीं होने वाला, जो खत्म नहीं होगा, क्षय नहीं होने वाला। अब क्षय होने वाला क्या है? जल, वायु, सौर ऊर्जा, ये तीनों क्या कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खनिज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको भी याद रखेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो अक्षय संसाधन खनिज नहीं है, मतलब खनिज क्या है? खत्म होने वाला, अक्षय नहीं है ये। तो अक्षय कौन नहीं है? खनिज अक्षय नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पर। चलिए 11 नंबर क्या कहता है? 11 नंबर कह रहा है, पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है, किसमें होता है? पीने में, खेती में, उद्योग में, यानी सबसे ज्यादा खेती में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है पानी का उपयोग? खेती। और याद रखिए कि अभी भी भारत में लगभग 35 से 40% खेती वर्षा आधारित होती है, और हम लोग नलकूप से, कुआं से, पंपिंग सेट से अभी भी 65% सिंचाई करते हैं। याद रखिएगा, ये फैक्ट है आपका। तो खेती में पानी का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? खेती में होता है। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखिए, खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क से ही खनिजों का सांद्रण करते हैं, अयस्क से ही खनिजों का सांद्रण करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है, बॉक्साइट है। लोहा, लोहा का अयस्क कौन सा है? तो हेमाटाइट है। कौन है? हेमाटाइट है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, मतलब जिसमें धातु नहीं हो? याद रखेंगे जिप्सम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सब में है धातु, लेकिन जिप्सम क्या? देखिए जिप्सम में क्या है? खनिज है। ये खनिज है, मगर खनिज है, खनिज है मगर अधात्विक। अधात्विक मतलब क्या? धातु की मात्रा नहीं होती, मतलब इसको पीट के ना चादर बनाया जा सकता है, ना खींच कर तार बनाया जा सकता है, ना जो उस मात्रा का सुचालक होता है। ये याद रखेंगे। तो अब जिप्सम है क्या? तो हम लोग पीओपी बनाते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें जिप्सम का प्रयोग होता है। इसको भी याद रखें, प्लास्टर करते हैं हम लोग तो उसमें जिप्सम का प्रयोग होता है। इसको भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें धातु नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। चलिए प्रश्न संख्या 14,
जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। क्लियर है? चलिए 14 नंबर को देखिए, वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है? तापमान, जल पूर्ति, मिट्टी, इनमें से सभी। ये क्या ऑटोमेटिक है कि वन के विकास के लिए ताप, जल, मिट्टी सभी रहेगा तभी ना सब में वन का विकास होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। वनों के विकास के लिए सारी चीज चाहिए हम लोगों को। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पर। चलिए 15 क्या कहता है कि कांटेदार वृक्ष और कटीली झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति है? कहाँ होता है ये? कहाँ होता है? राजस्थान जैसे क्षेत्र में होता है, हरियाणा जैसे क्षेत्र में होता है, जहाँ की मिट्टी क्या उपजाऊ नहीं है, क्या वो मरुस्थलीय भूमि है। कैसी है वो? मरुस्थलीय भूमि है। अब मरुस्थलीय भूमि को क्या कहेंगे हम लोग? मरुद्भूमि कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? मरुद्भिद कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मरुद्भिद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हैं। प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16। चलिए 16 को देखिए। 16 क्या कहता है कि पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? गौर से देखेंगे। जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। सही बात है कि जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। आपको गलत ढूंढना है। जैव मंडल में भौतिक एवं अजैविक तत्व दोनों ही विद्यमान होते हैं। गलत ढूंढना है तो ये भी सही बात है। जैव मंडल में हमने कहा जैविक और जैविक दोनों है, तो भौतिक जैविक दोनों हो गया। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। हरे पौधे अपघटित नहीं कर सकते। हरे पौधे का अपघटन जीवों के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन की क्रिया किसके द्वारा होती है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। पत्ते नहीं करते हैं ना। हमारा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते थे। जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसकी क्रिया होती है, अपघटन की क्रिया होती है, तो वो अपना नहीं बना पाते हैं। क्या होते हैं? वहां पे सहजीवी हो जाते हैं। वहां पे सहजीवी होते हैं वो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17। चलिए 17 नंबर क्या कहता है कि पर्यावरण के घटकों में आप किसे सम्मिलित करेंगे? किसे सम्मिलित करेंगे? जल को, वायु को, मिट्टी को, या इनमें से सभी? तो पर्यावरण के घटकों में सब शामिल हो जाएगा ना। पर्यावरण में सब, जल है, वायु है, मिट्टी है, ये सब मिलकर पर्यावरण को हम लोग बनवाते नहीं है। चलिए ये तो प्रकृति है। चलिए 18 नंबर को देखिए। पर्यावरण को सर्वाधिक कौन बिगाड़ता है? पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे, परिवहन। कौन सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री। मैंने कहा ही इंडस्ट्री जब बनती है तो नदी के किनारे बनती है, क्योंकि जल उसको ज्यादा चाहिए। वहां पे जल प्रदूषण होता है, वहां से निकलता है धुआं, वायु प्रदूषण होता है, निकलता है साउंड, वहां पे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो कमोबेश सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान इंडस्ट्री पहुंचाती है, उद्योग धंधे पहुंचाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन पर। चलिए 19 नंबर क्या कहता है? 19 कहता है कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की व्याख्या करने हेतु भूगोल की किस शाखा को विकसित किया गया है? वो शाखा कौन सा है? चिकित्सा भूगोल। याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं? चिकित्सा। मानव भूगोल की यह एक शाखा है। विश्व स्तर पर पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखता है। ठीक है, उसकी कैसी भरपाई हो उसको देखता है, तो उसको क्या कहते हैं? चिकित्सा भूगोल। ठीक है। चलिए और आज का अंतिम प्रश्न सेट का प्रश्न संख्या 20। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? विवाह की आयु, प्रजाति की प्रजनन क्षमता, आयु संरचना, स्वास्थ्य दशा। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रजाति की प्रजनन क्षमता सबसे ज्यादा प्राकृतिक कारकों में उत्तरदायी है। ठीक है, तो आज हम लोग मॉडल सेट 9 को देखे हैं। कल हम लोग मॉडल सेट 10 को भी देखने का काम करेंगे। और सभी साथी चैनल से जुड़े रहिए। मैंने पहले भी कहा है, ये आपका स्क्रीन पे नंबर है। जो भी साथी नोट्स क्लास के लिए संपर्क करना चाहते हैं यहाँ संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे हाई लिख कर भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण सेट को आप लोगों ने देखा। अगले में हम और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।